हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज जैसा कि जानते हैं आप लोग का एग्जाम था। खास तौर से इस साल का समझिए कि पहला एग्जाम था आप लोग का। किस चीज का था भाई? मैं बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी। और पोस्ट आपकी जो थी आपकी, वो था ऑडिटर का। किसका था? ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट। अकाउंट वैसे फाइनली मेरे पास अभी पेपर आया है और एक बच्चे ने दिया था तो पेपर अभी सेंड किया है, क्योंकि पेपर में मुझे मिल नहीं पाया था। तो इसलिए अभी आप लोग के लिए कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं उसके आंसर की आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं और बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पेपर अच्छे से दे दिए होंगे तो मिलान कर लीजिए। घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है, इसलिए कि सीटें ज़्यादा हैं और स्टूडेंट कम है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत किए होंगे तो हो जाएगा। लेकिन इस बार के जो ऑडिटर के इस एग्जाम में जो पेपर आया था भाई, पेपर का लेवल तो हाई था। खास तौर से कॉमर्स का पार्ट, मतलब बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे तब जाके वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी थे लेकिन हार्ड थे। समझिए हार्ड क्या था, मैंने लेंदी था। टाइमिंग के बेस पर देखे तो भाई उस बेस पे तो क्वेश्चन तो समझिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए था और थोड़ा और डीप नॉलेज चाहिए था। आइए चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कम से कम लाइक तो बनता ही है, लाइक तो दबा दीजिए अपना बटन। ये उन लोगों के लिए है जिनका पेपर का सेट CA3 था, क्योंकि कई सेट पेपर बना होगा तो उसमें से एक ही सेट का एक बच्चे का द्वारा अभी मुझे मिला है, तो सोचे हैं कि भाई आप लोग के लिए आंसर की बना दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका जो PDF बना है गलती से उल्टा बन गया है जल्दीबाजी में, तो खैर उतना माइंड ना लीजिएगा, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे हो गया। देखिएगा, आपके इस ऑडिटर का एग्जाम का पहला जो क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा। 1 अप्रैल 1979 को दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत मूल्यह्रास की किस विधि का प्रयोग किया गया? बहुत ही डीपली क्वेश्चन पहला ही है। कह रहा है कि 1 अप्रैल 1979 को जो डेप्रिसिएशन लगाया गया, वहां पे डेप्रिसिएशन की किस मेथड को अडॉप्ट किया गया? लिखा है घटती शेष पद्धति, डूबत निधि पद्धति विधि, बीमा पॉलिसी, सीधी रेखा विधि। उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका ऑप्शन सीधी रेखा विधि हो, ऑप्शन नंबर डी। हम एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इस समय पढ़ाने के टाइम तो है नहीं। दूसरा क्वेश्चन केवल आंसर की आपको बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक आपूर्तिकर्ता उस राज्य में GST अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा। ये GST से क्वेश्चन है कि प्रत्येक आपूर्तिकर्ता उस राज्य में GST अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा जहां से वह वस्तु या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार कितने रुपए से पूछ रहा है अधिक हो। 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख और 15 लाख में से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर आप लोग लगाए हैं भाई? इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता उस राज्य में GST अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा जहां से वो वस्तु या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल कारोबार कितना हो। सोच के बताइए कितना होगा कुल कारोबार। देखिए, पहले ये कारोबार की सीमा जो थी ये 20 लाख रुपए थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सॉरी, ये ऑप्शन अभी भी 20 ही लाख है, बढ़ाया नहीं गया है, तो दूसरे सेक्टर में बढ़ाया गया आपूर्तिकर्ता के साथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, नियमित खरीद आवश्यकताएं तब तैयार की जाती है जब सामग्री की वस्तुएं स्तर पर पहुंच जाती है। कह रहा है कि कोई खरीदारी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, खरीदारी की आवश्यकता तब तैयार की जाती है जब सामग्री की वस्तुएं किस लेवल पर पहुंच जाती है? न्यूनतम, ऑर्डरिंग, रीऑर्डरिंग, अधिकतम। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें क्या आप लगाए हैं? रीऑर्डर लेवल, ठीक ना? उसमें पढ़े होंगे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक ना? इस तरह के लेवल्स पढ़े होंगे।
चौथा हमारा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हो गया। मूल्यह्रास की किस विधि के तहत संपत्तियों के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत हर साल बट्टे खाते में डाल दिया जाता है? पूछ रहा है ह्रास की किस विधि के तहत संपत्ति के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत हर साल डिस्काउंट में डाल दिया जाता है, मैंने बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। मूल्यह्रास निधि, बीमा पॉलिसी विधि, निश्चित किस्त विधि, वार्षिक विधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस बार 5-5 ऑप्शंस दिए गए, तो इसमें कौन सा सही होगा? निश्चित किस्त, सॉरी वार्षिक किस्त, वार्षिक किस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा, ठीक ना। थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी थोड़ा देख लीजिए, काफी कंफ्यूजन वाला चीज है। नहीं, ये गलत है क्वेश्चन। संपत्ति के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत हर साल डिस्काउंट में डाल दिया जाता है। ये आपका निश्चित किस्त, इंस्टॉलमेंट अंग्रेजी से मिला लीजिए, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होगा इसका, ठीक ना। यहाँ बट्टे का संबंध इंटरेस्ट से नहीं है, ये अलग चीज है। बट्टा का मतलब है कि हर साल डेप्रिसिएशन जितना रिड्यूस हो रहा है उससे। पांचवा क्वेश्चन, सामान्य दक्षता के साथ किए गए, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज भी इसका बड़ा डिफिकल्ट है, सामान्य दक्षता के साथ किए गए कई नियोजित कार्यों की संयुक्त कार्रवाई के परिणाम पूर्वानुमान का एक विस्तृत विवरण है। इसको हम क्या बोलते हैं? बजट, योजना, पूर्वानुमान, अनुमान, बताइए क्या बोला जाता है? इसको तो भाई हम बजट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्यों को करने से पहले जो हम एस्टिमेटेड प्रोग्राम तैयार करते हैं वही लिखा है परिणामात्मक स्वरूप फॉर कॉस्टिंग किया जाता है, तो उसको हम बजट कहा जाता है। परिणात्मक नहीं रहता तब कहीं योजना हो सकता था, ठीक है। यही कह रहे थे कि पीडीएफ देखिएगा उल्टा बन गया है जल्दीबाजी में, हमें तो पेपर ही नहीं मिला था, अभी मिला है। अब यहां से देखिए 6 नंबर, सभी लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। देखिए, किस प्रणाली के अंतर्गत पूंजी और राजस्व प्राप्तियों तथा भुगतानों के संबंध में अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं ताकि पूंजी प्राप्तियों और उनकी राशि के निवेश के तरीके को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके? ऐसी पूछ रहा है, प्रणाली को क्या कहा जाता है? एकल प्रणाली, खाता प्रणाली, मिश्रित प्रविष्ट प्रणाली, दोहरा खाता प्रणाली, तिगुना खाता प्रणाली, बताइए क्या ऑप्शन आपने लगाया है? दोहरा खाता प्रणाली, तो सिंपल क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, जब माल को निर्धारित अवधि के भीतर मुक्त रखरखाव या सेवा की गारंटी के साथ बेचा जाता है तो मुक्त मेंटेनेंस राशि के लिए शुल्क एक अलग खाते में जमा किया जाता है, जिसे कौन सा खाता कहा जाता है? मेंटेनेंस खाता, ब्रोकरेज खाता, सस्पेंस प्रावधान, सस्पेंस उपयुक्त में से कोई नहीं। इस साल का तो पेपर समझिए कि बहुत ही धुआं उड़ा दिया है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? मेंटेनेंस अकाउंट। इधर आइए 8 नंबर क्वेश्चन, मूल्यह्रास योग्य संपत्ति की राशि इसकी ऐतिहासिक लागत या वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि अनुमानित मूल्य घटाकर उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक, पूर्वानुमान, उपचारात्मक, अवशिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लगाए हैं आप लोग? इसको कहा जाता है अवशिष्ट, स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन यहीं पे कह रहा है कि स्टोर कीपर द्वारा तैयार किया गया क्रय मांग पत्र आमतौर पर होती है। स्टोर कीपर द्वारा जो क्रय मांग पत्र होता है वो कितनी प्रतियों में होता है? 2 प्रति, 5 प्रति, 4 प्रति, 3 प्रति, कोई नहीं, बताइए कितनी प्रति में होता है? 3 प्रतियों में। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो कभी कितने क्वेश्चन हुए? 9 क्वेश्चन। एक और दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, कौन सा समीकरण सही है? इक्वेशन पूछ रहा है भाई कि कौन सा इक्वेशन सही है। ध्यान दीजिएगा, किराया खरीद मूल्य माइनस पहला शेष बराबर पहला भुगतान, ये तो एकदम गलत दिख रहा है। पहला शेष दूसरा शेष बराबर दूसरा भुगतान, ये भी गलत दिख रहा है। किराया क्रय मूल्य माइनस नकद मूल्य बराबर कुल ब्याज, यही सही दिख रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? कौन सा होगा? सी होगा, सारा नहीं होगा। अब पता नहीं ये पहला शेष फर्स्ट बैलेंस बराबर फर्स्ट बैलेंस फर्स्ट पेमेंट क्या कहा है? मेरे हिसाब से तो यही होगा, कुछ लोगों का मानना है कि ये भी होगा, ठीक ना, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ही होगा।
तो 10 क्वेश्चन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ भी देखिए ध्यान से, टेढ़ा मेढ़ा बना है पूरा। बजट मुख्य रूप से पिछले प्रदर्शन और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कह रहा है बजट पिछले प्रदर्शन और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पारंपरिक बजट होता है कि नगद बजट होता है, कार्यात्मक होता है, शून्य आधार बजट होता है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा बजट होता है? पारंपरिक बजट, ऑप्शन नंबर ए। और ये कन्वेंशन कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले वर्ष की सभी त्रुटियों के सुधार के बाद लाभ और हानि समायोजन खाते का शेष किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है जो त्रुटियों के सुधार के कारण शुद्ध या लाभ या हानि है? इसको कौन सा क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स खाता, पूंजी खाता, नगद खाता, खरीद खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सा खाता आपने लगाया? भाई कैपिटल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि एक वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता। कह रहा है कि एक दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों के भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है, उसको हम भाई क्या बोलते हैं? सीधे से याद रखिएगा, दिवालिया। दिवालिया वही ना होता है जो अपना पेमेंट, अपने लायबिलिटीज का पेमेंट न कर पाए, उसके पास संपत्ति न बचा हो। 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जब क्रेता किसी भी किस्त के भुगतान करने में चूक करता है तो विक्रेता को किराया क्रय खरीद पर बेचे गए माल को वापस लेने, जो भी राशि उससे पहले प्राप्त कर ली है उसे मानकर जब्त करने का अधिकार होता है। अब पूछ रहा है क्या जब्त करने का अधिकार होता है? किस्त मूल्य, किराया मूल्य, नगद मूल्य, ब्याज, उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या आपने किया है? किराया मूल्य। ऑप्शन क्या होगा इसका? किराया मूल्य। 14 का क्या होगा? बी होगा। 14 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 15। अब इसको पढ़ा नहीं रहे हैं आप लोगों को, बस मेरी जानकारी के हिसाब से जो सही है उसके बारे में बता रहे हैं। किस धारा के तहत किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है जबकि वह सेवा में बना रहता है? यह पूरी तरह से कर योग्य है। बड़ा अजीब क्वेश्चन है भाई कि किस धारा के अंतर्गत किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में भुगतान कर, मतलब रिटायर होने पर भुगतान प्राप्त करता है जबकि वो सेवा में भी बना रहता है। यह पूरी तरह से कर योग्य है। पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत कर योग्य है? भाई ये धारा 10(10) ए के अंतर्गत है। ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर। देयता वह है जो वास्तविक देयता नहीं है। देयता वह है जो वास्तविक देयता नहीं है लेकिन जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर वास्तविक देयता बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आकस्मिक, निश्चित, दीर्घकालीन, चालू, कॉन्टिजेंसी है क्या इसका ऑप्शन? कॉन्टिजेंसी, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 का बी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यदि व्यक्ति कर निर्धारण आदेश से कितने दिनों के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण आदेश वापस लिया। मतलब कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कर निर्धारण आदेश देने के बाद से कितने दिन के अंदर वो रिटर्न दाखिल करता है तो उसके ऑर्डर को वापस लिया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो 30 दिनों के अंदर। जो भी ये ऑप्शन लगाए हैं उनका सही। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन। उद्यम नगद और किराया खरीद के लिए माल बेचता है, मतलब व्यवसाय। किराया खरीद बिक्री के लिए सकल लाभ की दर की लागत का कितना % होगा? अब इसमें तो ये अजीब क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है उद्यम नगद और किराया खरीद के लिए माल बेचता है, किराया खरीद बिक्री के लिए सकल लाभ की दर लागत का कितना % होगा? भाई लागत का मेरे हिसाब से 50% होगा, ऑप्शन बी। यहां है किस धारा के अनुसार चेक का आहर्ता, मतलब बैंक,
जिसके पास चेक जारी करने अर्थात ग्राहक की पर्याप्त धनराशि है, ऐसे चेक के भुगतान के लिए उचित रूप से लागू होती है, उसे विधिवत रूप से अपेक्षित होने पर चेक का भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान में चूक होने पर ऐसे चूक के कारण हुई किसी भी हानि की क्षति के लिए चेक जारी करने की क्षतिपूर्ति करेगा। अब यहां से पूछा जा रहा है कि ये किस सेक्शन में दिया गया था। भाई बड़ा जटिल क्वेश्चन है। तो भाई ये सेक्शन 11 में दिया गया था। इस तरह का तो क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं भाई। ये तो क्वेश्चन आसान दिख रहा है। जर्नल शब्द जौर JOUR से लिया गया, इसका अर्थ होता है एक दिन। ये किस भाषा से लिया गया? जर्नल शब्द जौर शब्द किस भाषा से बना है? फ्रेंच भाषा से बना है कि लैटिन भाषा से बना है? क्या लगाए हम? स्पेनिश होगा नहीं, ग्रीक होगा नहीं, या तो फ्रेंच होगा, नहीं तो लैटिन होगा। किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा के जौर शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा दे रहा है, किस प्रणाली के तहत खरीदार तुरंत माल का कब्जा प्राप्त करता है और किस्तों में कुल किराया मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होता है? प्रत्येक किस्त को अंतिम किस्त के भुगतान की तरह किराया शुल्क के रूप में माना जाता है जब माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित हो जाता है। पट्टे के लिए लेखांकन, ऋण किस्त, किराया खरीद, किस्त एक ही। ये ऑप्शन नंबर सी किराया खरीद, अंग्रेजी क्या है? हायर परचेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही जटिल क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है। मैं तो खुद देखा हूं तो कुछ क्वेश्चनों को नोट किया हूं भाई। 22 नंबर क्वेश्चन, किस धारा के तहत आयकर छूट केवल निवासी व्यक्ति को उपलब्ध है? देखिए, केवल निवासी को, ये 87A है। उसमें 87A में है, यदि किसी कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी है और उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे धारा 87A के अंतर्गत छूट मिलेगा। अगला है, यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक है, माने संपत्ति लायबिलिटी से अधिक है, तो फर्म को कहा जाता है दिवालिया, एजेंट, शोधसम्य, हामीदार। बताइए क्या लिखे हैं आप लोग? क्या कहा जाता है? शोधक्षम, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो जिसके पास संपत्ति ज्यादा है अपने लायबिलिटीज का भुगतान आसानी से कर सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन, दिशा निर्देश और लेखांकन मानक होते हैं जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आवधिक प्रदर्शन की रिपोर्ट में मौजूद लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लिए होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? लेखांकन मानक, लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन अवधारणा, लेखांकन परंपरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या लगाए हैं आप लोग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला ऑप्शन सही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला लिख रहा है कि जहां भवन संपत्ति को पहला दिया है अर्जित किया गया है, निर्मित किया गया हो, मरम्मत किया गया हो, नवीनीकरण किया गया हो, उधार ली गई हो, पूंजी में से पुनर्निर्माण किया गया हो, ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा क्या होगी? ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है भाई, कि जिस भवन को अर्जित किया गया हो, निर्माण किया गया हो, मरम्मत किया गया हो, नवीनीकरण किया गया हो, तो उस पर पूछ रहा है कितनी कटौती स्वीकृत हो। तो भाई देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में कटौती की जो सीमा है वो 30,000 रुपया था, ठीक ना? लेकिन ये उस कंडीशन में है, उसमें एक कंडीशन दिया गया है कि मकान 1 अप्रैल 1999 के पूर्व का बना हो, अब पश्चात रहेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए का। तो मेरे ख्याल से तो ये होगा। अब आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कितना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जो भी ये आंसर की है, मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से है, क्वेश्चन का तो स्टैंडर्ड भाई बहुत आई है। लिखा है, माल को मुख्यालय द्वारा थोक मूल्य पर शाखाओं को भेजा जाता है, लेकिन यदि लेखा वर्ष के अंत में कुछ माल बिना बिके रह जाते हैं तो शाखाओं में इन बिना बिके हुए माल को, लिखा है, मूल्य को कम किया जाना चाहिए। कैसे? चालान, मानक चालान, लागत, छूट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनवाइस, स्टैंडर्ड इनवाइस, क्या लगाए हैं आप लोग?
उसको कहा जाता है माल को लागत मूल्य से कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। इधर देखें क्या है, निविदा से क्वेश्चन है कि कौन सी निविदा पद्धति प्रेस में विज्ञापन देकर कई पार्टियों से कोटेशन आमंत्रित करने में मदद करती है और इसका पालन तब किया जाता है जब खरीद में बड़ी मात्रा में मूल्य शामिल होता है। क्या है? ओपन, मिश्रित प्रविष्टि प्रणाली, एकल, लिमिटेड, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा है बताइए? ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है भाई, ये हमको भी ओपन ही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकंड थोड़ा रुकिए, लाइट डिम हो गया। हाँ, हम लोग कहाँ थे? 26 पे थे, ठीक है। 26 हो गया था लागत। आगे बढ़ते हैं, ये ओपन हो गया था। इधर आइए 28 क्वेश्चन में कह रहा है केंद्रीय माल और सेवा कर CGST अधिनियम 2017 की किस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है। भाई GST से क्वेश्चन है, कह रहा है CGST का धारा पूछ रहा है, वो भी कह रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के संबंध में पूछ रहा है। तो भाई इसका मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए 245, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और है इधर नीचे 29 नंबर और 30 नंबर। इसमें कह रहा है कि पेटेंट और लीज होल्ड जैसी अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत आवंटन से संबंधित है। पेटेंट और लीज होल्ड जैसी जो इंटेंजिबल एसेट्स है, कह रहा है उसके आवंटन से संबंधित, उसे क्या कहा जाता है? अनुमान, परिशोधन और क्षण मूल्यह्रास कोई नहीं। एस्टिमेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन और नॉन ऑफ दीज। अमूर्त संपत्तियों के लिए परिशोधन होता है, ऑप्शन नंबर बी। दीर्घकालीन आधार पर स्थापित बजट कौन सा है? माने लॉन्ग टर्म के बेस पर बजट कौन है? बिक्री बजट, अनुसंधान और विकास लागत बजट, खरीद बजट, प्रशासन और उपयुक्त में से कोई नहीं। बिक्री बजट तो होगा नहीं दीर्घकालीन में, और खरीद बजट तो होगा नहीं। ये आपका हो जाएगा अनुसंधान और विकास बजट, ऑप्शन नंबर बी। 30 हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापार करने का तरीका क्या है? इंटरनेट, मानक कार्यक्रम, स्कैनर, ई कॉमर्स होगा। यहां पे देखते हैं, अग्नि बीमा पॉलिसी में आमतौर पर बीमा स्टॉक या किसी भी परिसंपत्ति को हतोत्साहित करने के लिए कौन एक औसत खंड शामिल होता है? अधिक मूल्यांकित, बीमित, और देखते हैं अंग्रेजी इसका वर्जन क्या है भाई, बीमित और कम, उपयुक्त में से कोई नहीं। आमतौर पर बीमित बीमा नहीं, आमतौर पर कम बीमा होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर डी हुआ। बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीकी है, मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल की एक तकनीकी है। क्या? बजटीय नियंत्रण, बजट बनाना, सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। बजटीय नियंत्रण देखिएगा यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए कौन सी एक तकनीकी है। मैनेजमेंट कंट्रोल की भाई तकनीकी इसमें ये है, बजट नियंत्रण है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्या कह रहा है? मुफ्त नमूनों के रूप में वितरित माल किस खाते में डेबिट किया जाता है? मुफ्त जो सैंपल नमूना है उसको, वितरित माल को किस खाते में डेबिट किया जाता है? क्रय खाता, विज्ञापन, मजदूरी, विक्रय। ये तो आसान क्वेश्चन दिख रहा है, किसमें वितरित किया जाता है? सैंपल यदि मुफ्त में दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, इसे किस खाते में लिखा जाएगा? सैंपल देने का मतलब देखिए, अकाउंट की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पे तो आपका क्रय खाता होगा, खरीदे में से ना दिए हैं। लेकिन वैसे जनरल देखेंगे तो विज्ञापन खाता होगा। इसमें क्वेश्चन में डाउट है, या तो ये होगा और नहीं तो बी होगा। वैसे मुझे लग रहा है बी, क्योंकि जब हम सैंपल किसी को देते हैं तो एडवर्टाइज करने के पर्पज से देते हैं।
तो यहाँ पे बी होगा। और अकाउंट की दृष्टि से, एंट्री करने की दृष्टि से देखेंगे तो वहां पे क्रय खाता होगा। अगला क्या है, ये जीएसटी का क्वेश्चन है। नहीं, आरटीजीएस का मतलब क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, केंद्रीय वस्तु या सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 के किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस सेक्शन के अंतर्गत है? तो सेक्शन आपका है 25, ऑप्शन नंबर डी। 36 हो गया, तो नीचे है नहीं। अब ऊपर बढ़ते हैं, फिर से मिला लीजिएगा आप लोग, टेंशन ना लीजिएगा। फिर से आगे अगले महीना एग्जाम है, ये है, हो जाएगा तो बहुत सुंदर, नहीं हो जाएगा तो भी अभी अभी मौका है आपके पास। नेक्स्ट है, लाभ 4,88,000, विक्रय 21,80,000, तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा? भाई सकल लाभ अनुपात का फार्मूला तो मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू होता है 100, होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ये है 4,88,000 मल्टीप्लाई 100 बटा 21,80,000, यही है। अब काट दीजिए, काटिए, कितने बार में जाएगा? बाईस। सब तो सेम है, हमको लग रहा है बी ऑप्शन होना चाहिए। अगला है, उत्पादन या बिक्री के आधार पर गणना की गई वास्तविक रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की अधिकता को कहा जाता है। माने मिनिमम रॉयल्टी पर मिनिमम रेंट की अधिकता को क्या कहा जाता है? रॉयल्टी, पेटेंट राइट, शॉर्ट वर्किंग और न्यूनतम किराया, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाता है? इसको शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है, SW। एक और क्वेश्चन है, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत विकास आरक्षित निधि को प्रत्येक लेखा वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम 21 के तहत विकास छूट के कारण बचाई गई आयकर की राशि के बराबर राशि के रूप में विनियोजित किया जाता है। बताइए किस आयकर अधिनियम के अंतर्गत? आयकर अधिनियम तो एक ठो ये है, दूसरा तो बना ही नहीं है, तो कौन सा आयकर अधिनियम होगा? 1961। अगला आइए, ये क्या कह रहा है, हानियों जैसे नकद गमन, आग से नष्ट, स्टॉक जो बीमा आदि के द्वारा कवर नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। ऐसी हानियां जो किसी से कवर नहीं किया जाता है, नेचुरल होता है, उसे असामान्य, ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? हानियां जैसे नगद गमन, आग से नष्ट हुआ स्टॉक जो बीमा आदि द्वारा कवर नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ऐसी हानियां जो नगद गमन मतलब चुरा लिया कोई, आग से नष्ट हो गया, या कोई स्टॉक नष्ट हो गया लेकिन उसका बीमा नहीं कराया गया, इस तरह की जो हानि होती है उसे असामान्य हानि, लापरवाही के लिए। सामान्य हानि का मतलब होता है जिसे रोका ही नहीं जा सकता। अगला, विभागीय खातों के तहत विभिन्न विभागों के बीच मूल्य ह्रास को किस आधार पर आवंटित किया जाता है? विभागीय खातों के अंतर्गत, डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंतर्गत डेप्रिसिएशन को किस आधार पर आवंटित किया जाता है? तो इसमें होगा नियोजित संपत्ति के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। एक और इसमें है, संगठन के आकार के आधार पर खरीद आदेश की कितनी प्रतियां तैयार की जाती है? मतलब परचेज ऑर्डर की कितनी प्रतियां कह रहा है तैयार की जाती है? भाई 3 से, माने जनरली 3 किया जाता है, लेकिन 3 से 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 3 नाम दे दिया है तो वहीं से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। कह रहा है स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूली मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कि कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। देखिए पूरा नहीं नाम लिखा है, केवल क्लोजिंग लिखा है। क्लोजिंग माने क्लोजिंग स्टॉक। बहुत टिपिकल है भाई। अगला क्वेश्चन है 44, पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के अनुसार चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया जाता है, विनिमय पत्र है और मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से देय नहीं है? पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया है?
तो ये सेक्शन आपका है 4। अगला क्या है, कह रहा है कि कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक पैसे लेने की अनुमति है। किस तरह के कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक पैसा लेने की अनुमति है भाई? क्रेडिट कार्ड धारकों को ऐसा थोड़े है कि जितना चाहे उतना ले लेंगे। इसमें आइए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? माने चीफ कंट्रोलर जो ऑडिटर जनरल होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को करेगा। यहाँ पे एक और दिया है कि एक प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा के व्यवस्थित भंडारण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब वो कंप्यूटर की कौन सी प्रणाली है जो डेटा को भंडारण करने के लिए किया जाता है? डेटाबेस, डीबीएमएस जिसको कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक और क्वेश्चन इसमें है कि भारत में राष्ट्रीय वस्तु या सेवा लागू, मतलब जीएसटी लागू हुआ, पूछ रहा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देते रहिएगा, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं? माने किस अनुच्छेद के तहत जो वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बताइए। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। यहाँ पे एक और कह रहा है, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत कंपनी प्रत्येक लेखा वर्ष के राजस्व के आकस्मिक आरक्षित निधि के लिए अचल संपत्ति की मूल लागत का 1/4% से अधिक और 1/2 तक की राशि तब तक विनियोजित करेगी जब तक कि ये अचल संपत्तियों की मूल लागत से कितने प्रतिशत के बराबर न हो जाए। तो भाई ये तो आपका 4% है। और भी नीचे दिया है, ये दिवाला का क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम पूछ रहा है कि वो अधिनियम कब, यहीं पे देखिए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई दिवाला प्रेसिडेंसी टाउन वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। कह रहा है प्रेसिडेंसी दिवाला टाउन एक्ट कब पारित किया गया? 1909। अगला क्वेश्चन 52, किस धारा के तहत कंपनी के लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के विभिन्न मामलों पर विशिष्ट टिप्पणी करनी होती है? लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार के अधिसूचित मामले पर टिप्पणी किस सेक्शन के अंतर्गत करनी पड़ती है? धारा 227(4)। फिर अगला दिया है, निरीक्षण पूरा होने पर माल प्राप्त करने वाले क्लर्क को स्टोर या नोट में प्राप्त सामग्री का विवरण दर्ज करना। मतलब डेबिट में कि स्पष्ट नोट में कि क्रेडिट नोट में कि माल प्राप्त हुआ है कि उसमें कि किसी अन्य में? तो भाई स्पष्ट नोट में। अंग्रेजी इसका कुछ और दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। स्पष्ट नोट की अंग्रेजी क्या है? क्लियर नोट में। हाँ, सही है। 54 नंबर है, किस धारा के तहत किसी भारतीय कंपनी या किसी अन्य निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की अनुमति है? कर भारतीय कंपनी या किसी अन्य निवासी व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट प्रारंभिक व्यय की परमिशन है, वो किस सेक्शन के अंतर्गत है? धारा 35D। ठीक ना, ये इनकम टैक्स में है। उसे मानना पड़ेगा, इतना हार्ड क्वेश्चन कभी भाई नहीं आया था। नेक्स्ट कर रहा है, कंपनी में लाभ के पद यानी आर्थिक लाभ वाले पद रखने के लिए कौन सी धारा उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जो किसी निदेशक के रिश्तेदार या भागीदार होते हैं? पूछ रहा है किस सेक्शन के अंतर्गत। ये देखिए, पता नहीं कहाँ आ गया, किस सेक्शन के अंतर्गत? धारा 226, 214, 210, 227 किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? 227। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रणों में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट पाई चार्ट, पैरिटी बीट, फ्लो चार्ट। उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर पढ़े होंगे, पैरिटी बीट बोला जाता है। कंप्यूटर वाला तो आप लोग का सही हुआ होगा। अगला है क्वेश्चन कि बजट सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक महत्व का है? कौन सा बजट? कार्यात्मक, सामग्री, बिक्री, उत्पादन? कोई नहीं। कौन सा बजट सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण है? बताइए।
कार्यात्मक, फंक्शनल मैनेजिंग, ठीक ना, ऑप्शन ए। अगला है 58 नंबर कि लेखा परीक्षक एक अनिवार्य लेखा परीक्षा है जिसे प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। वैधानिक लेखा परीक्षक माने स्टेचुरी ऑडिटर कहते हैं। स्टेचुरी ऑडिटर को क्या, किस नाम से, कौन सा ऑडिट करता है वो भाई? स्टेचुरी, जो स्टेचुरी ऑडिटर होगा स्टेचुरी ना ऑडिट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है कि वाउचर के प्रकार है, सरल लेन देन वाउचर, जटिल लेन देन, मिश्रित, सभी, ये सभी होते हैं, हर टाइप के वाउचर्स होते हैं। 60 में क्या कह रहा है कि कौन सा कार्य कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर के प्रत्येक आइटम के लिए रखा जाता है? कौन सा कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर के प्रत्येक आइटम के लिए रखा जाता है? क्रेडिट, बीन, वीजा, डेबिट, कौन सा है? बीन कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61, किस विधि के तहत प्रत्येक संपत्ति के शेष पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित प्रतिशत पर मूल्य ह्रास की गणना की जाती है जिसे पिछले वर्ष से आगे लाया जाता है? पिछले वर्ष से आगे लाया जाता। निश्चित किस्त, पुनर्मूल्यांकन, बीमा पॉलिसी, घटती पद्धत, और इनमें से कोई नहीं। कौन सी पद्धत है भाई? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है को सुपर ग्रुप और सब ग्रुप के बीच एक निश्चित संबंध द्वारा वर्णित किया जाता है। पदानुक्रम खाते, समूह कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, खातों का संबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है क्वेश्चन? 62, पदानुक्रम अंग्रेजी क्या है इसका? हेरिटेज, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये। अगला है लेखा परीक्षा किसी व्यवसाय या अन्य संगठन की पुस्तकों और अभिलेखों की एक व्यवस्थित जांच है जिसका उद्देश्य किसी वित्तीय संचालनों और उसके परिणामों के बारे में तथ्यों का पता लगाना या सत्यापित करना, उन पर रिपोर्ट करना। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा एक किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई है। पूछा जा रहा है ये डेफिनेशन किसने दिया था? ये मॉन्टगोमरी हैं, गोमरी, इनके द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। अगला है, ये कंप्यूटर का शायद क्वेश्चन है कि कोडिंग प्रणाली कुछ ही या सभी पहचान करने वाले वर्ण वर्णमाला के एक समूह के अक्षर है। पदानुक्रमिक कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, निमोनिक कोडिंग, समूह कोडिंग में से कोई नहीं। बताइए कौन सा है भाई? निमोनिक कोडिंग, ठीक ना। कंप्यूटर वाला एक आध देख लीजिएगा, हमसे भी मिस हो सकता है, ठीक ना। बहुत ज्यादा हमको भी कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी भी है। अगला देखते हैं, कौन सा लेखांकन मानक कहलाता है? वित्तीय विवरणों तथा सभी मटेरियल मदों का खुलासा किया जाता है जिसके ज्ञान के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित होते हैं। पूछ रहा वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों की सभी मटेरियल मदों का खुलासा करता है। ये दोनों तो होगा नहीं, मेरे ख्याल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होना चाहिए, ठीक ना। इस पे देखिएगा, 100% श्योर नहीं है हम, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से 1 होना चाहिए। अगला क्या है? एल्गोरिथम का परीक्षण किया जाता है प्रोग्राम से, डेटा से, स्टेप से, सूचना से? कोई नहीं। किससे किया जाता है? डेटा से। कंप्यूटर सुरक्षा के सेंध लगाने का कार्य है, उसको हैकिंग कहा जाता है भाई, जो सेंध लगाते हैं। इसमें आइए, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है? पैर वाले रोबोट, हेड रोबोट, पोर्शनेट रोबोट, ह्यूमनॉइड्स रोबोट, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको मानव नाम है ना, तो ह्यूमनॉइड्स होगा, ऑप्शन नंबर डी। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम लिस्ट, डोमेन नेम सेमी सिस्टम, डोमेन नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, डोमेन नॉर्मल सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। डोमेन नेम सिस्टम्स होना चाहिए।
अगला है पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये तो सारे लोग जानते ही हैं, कंट्रोल P। ठीक है, 70 का क्या था, C। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है, चैट, हब, गेटवे, इंटरनेट। बताइए क्या है, चैट। ये संचार है, कम्युनिकेशन है, चैटिंग जो हम लोग करते हैं। अगला कंप्यूटर की पूछ रहा है कि ये तो सब सही है, आप लोग किए होंगे लेकिन फिर भी बता रहे हैं, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है, मशीनी लैंग्वेज है। फिर कंप्यूटर बात का पेपर सही आया है। आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान को क्या कहा जाता है, एडीपीएस, एईपीएस, एएचपीएस, एएफपीएस। क्या कहा जाता है, एईपीएस। नेक्स्ट है निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है, एरर, फंक्शन, प्रोसेस, कंपाइलर। क्या कहा जाता है भाई, निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग। इधर हो गया और इधर आते हैं 75। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन। भाई उसमें से नाम से ही दिख जा रहा है, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, ये बिजनेस से रिलेटेड है और बाकी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पीसीआई का मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरफेस, पेरिफेरल कम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। कौन सा है भाई, पेरिफेरल कंपोनेंट्स, ये ऑप्शन नंबर ए है 76 का। आईएमपीएस नाम सुने होंगे, पैसा जिससे भेजते हैं, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरमीडिएट पेमेंट सेफ, इंटरमीडिएट पॉलिसी सर्विस, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस। बताइए क्या होता है, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर डी। अगला 78 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अंगगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं, अर्थमेटिक के एलयू के द्वारा किए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस, इंटरनेट, पैकेट, डेटाग्राम। क्या कहा जाता है उसे, उसे पैकेट कहा जाता है, अजीब नाम है। नेक्स्ट क्या है, ये ऊपर वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक, ये तो सारे लोग जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है 81 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए, भाई अलीगढ़ है। अगला है चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, 23 में। कब दिया गया था, 2023 में। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, टुंड्रा, शुष्क रेगिस्तान, शीतोष्ण महाद्वीप। बताइए कौन किस तरह की जलवायु है, पहला ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला है 84 नंबर, श्री राधे श्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण, सिविल सेवा, खेल, साहित्य, सार्वजनिक मामले और में से कोई नहीं। किस मामले में दिया गया था, क्या लगाए हैं, हमको लग रहा है सार्वजनिक मामले, चेक कर लीजिएगा, कंफर्म हम भी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि अकाउंट पढ़ाते हैं, उतना ज्यादा हमको जीएस वगैरह स्ट्रांग नहीं है, ठीक ना। अगला है उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में है, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का कितनी बार गठन हुआ,
20 बार हुआ होगा, 19 या 20 बार है, कितनी बार हुआ है? 20 बार हुआ है शायद, ऑप्शन नंबर बी। इधर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया? ये तो छोटे छोटे बुकों में भी मिल जाएगा क्वेश्चन। कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 9। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां बनाया गया? मल्टी मॉडल टर्मिनल, वो भी पूछ रहा है, पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, कहां बनाया गया भाई? हमें तो लग रहा है कि प्रयागराज में बनाया गया। अगला है, बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है? दक्षिणी पठार, पश्चिमी मैदान, गंगा का मैदान, तराई का क्षेत्र। बुंदेलखंड की मिट्टी में क्या पाई जाती है? दक्षिणी पठार। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बताइए, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? दलदली हिरण ना, भारतीय हाथी ना, भारतीय चीता ना, काला हिरण, हमें तो इसी पे लग रहा है, ऐसा ऐसा ऑप्शंस दिया है ना, ये भी नहीं है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ठीक ना? इसका क्या ऑप्शन होगा? इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन होगा। काला हिरण यहां का नहीं है। अगला क्वेश्चन 91, कौन सा घराना ख्याल गायकी और धूमर धमार का मिश्रण है? आगरा, रामपुर, अतरौली, किराना, कौन सा है भाई? मेरे ख्याल से आगरा घराना। अगला 92 नंबर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात है? नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद के प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, नाम मात्र से संभावित घरेलू उत्पाद, और इनमें से कोई नहीं। किसका है? पहला ऑप्शन सही है, नाम मात्र से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। इधर आइए, लिखा है कि वर्ष 1958 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी को आगरा स्थानांतरित कर दिया गया 1958 में। आगरा से कहां स्थानांतरित किया गया? आगरा से सीधे इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग किए गए उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हुए हैं? जीएसपी कोई कम नहीं है, ये भी कठिन है। कौन सा है ऑप्शन होगा? 69, ऑप्शन नंबर सी। अगला एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आवागमन से पहले किया जाता है? ये तो अक्सर आने वाला क्वेश्चन है, मानसून से पहले कजरी गाया जाता है, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर दे। और लास्ट क्वेश्चन है 96, ध्यान दीजिए। पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट या कमी को संदर्भित करता है। माने पूंजी स्टॉक में समय के साथ होने वाली टूट फूट या कमी को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है भाई? मूल्यह्रास, विध्वंस, मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर ई। 97 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? जयपुरी, दीवारी, रसप्पा, अभिनय, उनमें से कोई नहीं। जीएस भी कम नहीं है। कौन सा है? हमारे ख्याल से अभिनय ख्याल होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सभी लोग जानते हैं, दूध उत्पादन से, ठीक है?
दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, आसान है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कलिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला? कलिंजर मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश का कलिंजर मेला बांदा में होता है। कहाँ होता है भाई? बांदा में। ऑप्शन नंबर डी सही। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर, गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? जो गम बबूल है उसके छाल से निकाले गए रंग का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? चमड़े की वस्तु को रंगना, वाइन बनाना, तेल बनाना, माचिस बनाना। पहला ही ऑप्शन है, चमड़े की वस्तुओं को रंगना। भाई पेपर तो आप लोग का काफी कठिन था, आप लोग को आंसर की बता दिए। मैक्सिमम मतलब कहीं एक आध मिसिंग हो सकता है, ये नहीं कर सकता। आयोग का आप जैसे फाइनल आंसर किया जाएगा उसी के बेस पर अब देखा जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग जितना है ऑथेंटिक है, सही है। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, यदि पेपर अच्छा हुआ तो अच्छा है भाई, आप लोग का सिलेक्शन एकदम करीब है। और यदि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ हो तो पुनः 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी समय है, मेहनत करें, क्योंकि यही एग्जाम फिर से दूसरी वैकेंसी जो है इसी पोस्ट के लिए अगले महीने में होने जा रही है। आप लोग अभी से मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, बाय।